नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल किंग डॉक्टर एबी में। दोस्तों मैं हूं आलोक सर और आज की क्लास में मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट इस चैप्टर से है और वो है हमारा फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, हमने इसके पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में बात किए थे, मतलब एसिड्स को किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह की केमिकल रिएक्शंस वो शो करता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, कुछ एक्सपेरिमेंट जो हम लोग घर में करके देख सकते हैं एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर है? उसी तरह से दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिस के बारे में, बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब उनके गुणधर्म के बारे में। ठीक है, किस तरह की वो प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्लियर है? एक बात मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि जो बेसिस होते हैं ये दुश्मन होते हैं एसिड्स के, मतलब एसिड और बेसिस ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। आई बात समझ में? वो दोनों अगर एक साथ आ गए तो कुछ नहीं होने वाला है, दोनों खत्म। क्लियर है? और एक नई नई चीज बनती है जो न्यूट्रल होती है। आई इस बात समझ में? तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग मेनली क्या डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, जैसे लास्ट टाइम एसिड की प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया, वो क्या थी? उसके टेस्ट के बारे में, है ना। तो जैसे कि बेसिस के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ये जो बेस होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं? देखिए बात को समझिए, यहाँ पर पॉइंट्स को समझिए कैसे होते हैं ये बिटर इन टेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय बिटर? व्हाट डू यू मीन बाय बिटर? बिटर मतलब कड़वा। कैसा? कड़वा, है ना, कड़वा लगता है। देखिए डेली लाइफ में आप कुछ चीजें खाते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग खाते हैं जैसे कि खीरा जो रहता है ना, खीरा का जूस, ठीक है, खीरे का जूस जो है वो कड़वा लगता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल करेला आप खाते हो या करेले का जूस पी लो आप, ठीक है, कड़वा लगेगा, है ना। मेनली कड़वा लगने की वजह से बहुत लोग तो करेला भी नहीं खाते। सो करेले का जूस जो है फ्रेंड्स ये भी हमको कड़वा लगता है। ठीक है, उसी तरह से आप जैसे नीम का जूस पी सकते हो। ठीक है, सो आपको कैसा लगता है? उनका जो टेस्ट है वो कड़वा यानी कि बिटर लगता है ना। तो फ्रेंड्स उसका रीजन ये है कि उनमें क्या प्रेजेंट रहता है? उनमें बेस प्रेजेंट रहता है, यानी बेसिक कंपाउंड उसमें प्रेजेंट रहते हैं और उसी वजह से क्या होता है कि उनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा रहता है, क्योंकि ये बेस की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है बात? तो ये तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर? जैसे एसिड खट्टे होते हैं वैसे ये जो बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। क्लियर है? ओके, सो बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो जो बेसिस होते हैं, बेसिस आर सोपी टू टच। अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। घर में जाइए, ठीक है, आपके पास में सोप है, चाहे साबुन और या डिटर्जेंट आपके पास में, ठीक है। डिटर्जेंट तो फिर भी सोप ही नहीं होता, लेकिन अगर जैसे सोप देखते हो आप, ठीक है ना, सोप कैसा होता है? वो बेसिक नेचर का होता है। अगर आपको चेक करना है तो लिटमस पेपर लीजिए या हल्दी के जो दाग होते हैं उसको साफ करने की कोशिश कीजिए, वो रेड ब्राउन हो जाएगा। तो बेसिस जो होते हैं सोपी टू टच, मतलब फिसल जाते हैं हाथ से इजीली, है ना। आपने देखा होगा साबुन कई बार नहाते टाइम क्या होता है? फिसल जाता है। क्यों? बिकॉज वो उसकी प्रॉपर्टी, उसमें जो बेस प्रेजेंट है ये उसकी प्रॉपर्टी है, सोपी टू टच, यानी फिसल जाते हैं। आई वो समझ में? सो उसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। क्या है थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट है इसका कि दे टर्न बेसिस टर्न्स रेड लिथमस टू ब्लू। क्या करते हैं? इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा है, क्या करते हैं ये रेड जो आपका लिथमस होगा, जैसे कि आपके पास में रेड कलर का लिथमस होगा, तो वो उसको क्या में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अगेन ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपेरिमेंट है जो हम लोग कर सकते हैं बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है ना। अगर कोई भी आपके पास में फॉर एग्जांपल सैंपल दे दिया गया, आपके पास में 2 सैंपल है, आपको बोला गया बताओ इनमें से बेस कौन सा है, आप रेड लिथमस लीजिए। रेड लिथमस को अगर जब डालोगे, अगर आपको ब्लू जिस सैंपल में आपको मिलेगा ब्लू कलर, आप समझ जाइएगा कि वो कैसा है? बेस है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एक प्रॉपर्टी जिसके बेसिस में हम लोग क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेसिस को। क्लियर है? तो टर्न्स रेड लिथमस टू ब्लू। आई वाज समझ? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर जैसे आपको घर में पता करना है कि जो फॉर एग्जांपल जो हमारे पास वॉशिंग सोडा है वो बेस है या नहीं है, तो बस सीधी सी बात है, आपके पास जो हल्दी का दाग लगा हुआ कपड़ा होगा या जिसमें सब्जी गिरी होगी, बस आप उसको धोइए अच्छे से वॉशिंग सोडा से, ठीक है, आपको पता चल जाएगा क्या कि वो रेड ब्राउन हो जाता है। तो वहाँ इंडिकेट कर रहा है कि वो बेस है। आई वाज समझ में? क्योंकि जो टर्मरिक है वो क्या है? एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। एसिड में वो येलो एंड बेस में रेड ब्राउन। क्लियर है? सो नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बेसिस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी।
क्या कंडक्ट करते हैं? ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। देखिए कोई भी बेस हो या एसिड हो, वो अपनी एसिडिक या बेसिक नेचर वो कब शो करता है? ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इस बात को अपने माइंड में अच्छे से फिक्स कर लीजिए कि कोई भी बेस या एसिड अपना जो एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर है या बिहेवियर है वो कब शो करता है? ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में, सिर्फ और सिर्फ। आई समझ में? इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं इन अ सॉल्यूशन। सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है सॉल्यूशन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रोलाइट। वाटर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनका अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं तो वो सॉल्यूशन कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले सॉल्यूशन होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एसिड्स भी क्या है? एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज़ दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे ही सॉल्यूशन में हम इसको, जैसे इनका सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या करते हैं ये मेनली? दे आल्सो गिव्स आयंस। मतलब ये जो है इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉल्यूशन में क्या देते हैं? दे गिव्स आयंस and we know very well that these ions are the carrier of electric current। ये इलेक्ट्रिक करंट के कैरियर होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी दी जाने वाले। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि जो बेस होते हैं, जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी कि उनका अगर हम सॉल्यूशन लें तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, जैसे कि आप लोगों ने एसिड में डिस्कस किया। अब बात करते हैं हम लोग इसको थोड़ा समझने की। जैसे कि NaOH आपने लिया, NaOH बेस है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जैसे ही आप इसको वाटर में डालोगे इट गिव्स Na+ aqueous, OH- aqueous। these ions यहाँ पर क्या हो जाएंगे? प्रोड्यूस हो जाएंगे वाटर में। सो ये जो आयंस है दे आर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये एजेंट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने वाले। दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि दे आर इलेक्ट्रोलाइट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस बात को ध्यान में रखिए, इस बात क्लियर है। सो फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवी जो प्रॉपर्टी फ्रेंड्स इसकी वो ये है कि बेसिस रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल मतलब प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज बेसिस रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन हमने एसिड के केस में भी देखा है। आई समझ में? मतलब एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो हमेशा क्या बनाएंगे? वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। ये इसकी स्पेसिफिक या हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और दोनों एक दूसरे के दुश्मन होने की वजह से क्या होते हैं? ये सॉल्ट एंड वाटर बना लेते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्लियर है? सॉल्ट एंड वाटर तभी बनता है जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है। इस तरह की रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किस तरह की रिएक्शन कहते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? दे आर न्यूट्रल प्रोडक्ट। क्या हो सकते हैं? न्यूट्रल प्रोडक्ट। कुछ केसेस में ऐसे भी हो सकते हैं कि आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना, और स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होती है? जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तब। लेकिन अगर उनमें थोड़ा चेंज आ गया, जो कि हम लोग पढ़ेंगे किसी वीडियो में, कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, तो जो भी स्ट्रॉन्ग रहता है उसकी प्रॉपर्टी उस सॉल्ट में आ जाती है। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आई समझ में? तो देखते हैं सिंपल सी रिएक्शन। जैसे कि कोई एसिड ले लेते हैं हम लोग, HCl एक्वियस, ठीक है, प्लस हमने ले लिया बेस NaOH, ठीक है, एक्वियस, और क्या देगा ये हमारे को? ये देगा हमारे को सिंपली सॉल्ट एंड वाटर। ये वाटर का स्टेट लिक्विड, ये हो गया एक्वियस क्योंकि वाटर में सॉल्युबल होता है आपका सॉल्ट। आई वाज समझ में? सो यहाँ क्या मिल गया अपने को? सॉल्ट एंड वाटर मिल गया। आई वाज समझ में? कोई और भी ले सकते हैं एग्जांपल्स आप लोग, जैसे कि आपने ले लिया H2SO4 एक्वियस, ठीक है, कोई बेस ले लिया आपने फॉर एग्जांपल KOH एक्वियस। अगेन ये एग्जांपल मैंने एसिड में भी आपको दिया है, यहाँ पर बनता है K2SO4 एक्वियस प्लस H2O। यहाँ पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा, इसको 2 टाइम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शन। आई वाज समझ? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड व्हिच आर न्यूट्रल इन नेचर। इतनी बात समझ में आप लोगों को? ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, क्लियर है? और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है अपने पास में? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स वो ये है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेसिस
reacts with non-metal oxide to form salt and water. क्लियर? सो ये जो है बेसिस जो जब रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में, देखिए लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एसिड के केस में मेटल ऑक्साइड एंड मेटल और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, दैट इज अ मेटल ऑक्साइड। अभी हम पढ़ रहे हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल ऑक्साइड कौन से होते हैं आपके पास में? नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या होते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड, बिकॉज कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है ना, अधातु है वो। आई वाज समझ में, दैट्स व्हाई इनको हम लोग कहते हैं, इनके ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए अच्छे से, ठीक है ना। सो जैसे कि हम लोग यहाँ बात करते हैं, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड की, तो रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaOH है, ठीक है, NaOH है, इसकी रिएक्शन हम लोग देखेंगे किसके साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो क्या बनाता है ये? सॉल्ट एंड वाटर। अगेन वही बात आ गई ना कि सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, मतलब एसिड और बेस की रिएक्शन है, सीधी और साफ बात है, एसिड और बेस की रिएक्शन है, आप आंख बंद करके बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमको H+ आयन दिख रहा नहीं, आप कैसे बोल रहे हो, मतलब एसिड बोल दिए उसको, यानी जो नॉन मेटल ऑक्साइड है ये एसिडिक नेचर के होते हैं, कैसे बोल दिया सर आपने? एसिडिक इन नेचर, मतलब सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं तो डेफिनेटली ये कैसे होना चाहिए? एसिडिक इन नेचर हो रहा है। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड दिख रहा है, यहाँ तो आपको कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, आप कैसे रखेंगे, इसको समझेंगे कैसे, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है ना, किसी भी चीज को हम क्या बोलेंगे? एसिडिक कैरेक्टर का शो कर रहा है, बेसिक कैरेक्टर का शो कर रहा है, तो हम देखेंगे उसकी रिएक्शन वाटर के साथ में। तो दोस्तों ये जब वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो एक वीक एसिड बनाता है, वो वीक एसिड होता है H2CO3 और इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ये एक मिनरल एसिड होता है, ये एक मिनरल एसिड होता है जो कि कैसा होता है? एक वीक एसिड होता है। वीक एसिड एक ऐसा मिनरल एसिड का एग्जांपल है जो वीक एसिड है। और जनरली आप ये देखे होंगे, कहाँ देखे होंगे? जैसे कि आप कोका कोला पीते हैं तो वो वहाँ क्या रहता है? वहाँ पे रहता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही तो निकलती है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वहाँ पर क्या किया जाता है? डिसॉल्व किया जाता है वाटर में। आई वो समझ में, इसलिए वो वहाँ से क्या निकलता है? वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जैसे हम लोग ढक्कन खोलते हैं तो ये वहाँ पर रहता है, तो वहाँ पर वो कार्बोनिक एसिड रहता है। आई वो समझ में, तो इस बात को ध्यान में रखिए। तो अब चलिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको बताया NaOH की रिएक्शन किसके साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, जो कि गैस है। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा कार्बोनेट। मतलब जब भी बेस की रिएक्शन, जैसे कि आपके पास ये NaOH है, बेस की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हो रही है, तो क्या बनेगा? वहाँ पर बनेगा मेटल कार्बोनेट। क्या बनेगा? मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट यहाँ कौन सा बनेगा? Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। और साथ में क्या निकलेगा? साथ में निकलेगा H2O, यानी कि ये लिक्विड, और ये आपका बन गया सोडियम कार्बोनेट। आई बस समझ में, ये आपको मिलेगा। दूसरी बात करते हैं, मान के चलो आपके पास में है KOH, ये एक्वियस लिया हमने, और आपने लिया CO2। अब यहाँ पर क्या बनेगा? डेफिनेटली यहाँ पर भी मेटल कार्बोनेट बनेगा, यानी सॉल्ट बनेगा, K2CO3 प्लस H2O लिक्विड। आई बस समझ में, ये आपको मिलेगा सॉल्ट। क्या मिल गया आपको? सॉल्ट मिल गया। आई बस समझ में, तो ये इस तरह से जो है हमारे को क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। और कोई रिएक्शन देख ले, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, कोई भी ले सकते हो, जैसे आपने ये बेस लिया, ये बेस लिया, आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, क्लियर है? तो आपको क्या मिला? सॉल्ट एंड वाटर मिला। अब मैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप इसकी बात करें Na2CO3 की, तो ये आपका कैसा होगा? जैसे मैंने आपको बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या देगा वाटर के प्रेजेंस में, वाटर के साथ में क्या देगा? कार्बोनिक एसिड, जो कि वीक एसिड होता है। क्या होता है? वीक एसिड होता है। तो देखिए वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में है, वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो जो सॉल्ट बनेगा उसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी आएगी? स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो बेस की प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसलिए ये जो हमारा Na2CO3 है, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। ये जो वॉशिंग सोडा होता है ये कैसा होता है? बेसिक होता है। इसका मतलब ये सॉल्ट कैसा है? इट इज अ बेसिक सॉल्ट। सॉल्ट कैसा है हमारा? बेसिक सॉल्ट होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड के साथ में रिएक्शन हो रही है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस की प्रॉपर्टी उसके अंदर आ गई। आई बस समझे? तो इस तरह से जो है हमको चीजों को समझना पड़ता है, इसलिए हमेशा बने रहिए इसी तरह से, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी।
दूसरे कोई हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है 7th नंबर की प्रॉपर्टी, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी है हमारी बेसिस reacts with heavy metal salts, heavy metal salts, ठीक है, इसको मैं समझा दूंगा। heavy metal salts and ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, हम लोग क्या प्रोडक्ट बनता है देख लेते हैं। यहाँ पर होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर होती है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से रिलेटेड आप वीडियोस देख लीजिए। डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक पर्टिकुलर वीडियोस के ऊपर बनाया हूं मैंने, क्लियर है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं बेसिस रिएक्ट विद हेवी मेटल सॉल्ट। अब हेवी मेटल्स क्या होते हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। हेवी मेटल्स, दोस्तों हेवी मेटल्स हम उनको कहते हैं विच हैव द मेटल्स having generally more density, ठीक है। मेटल्स हैविंग जनरली मोर डेंसिटी, यानी ऐसे कुछ मेटल जिनकी डेंसिटी क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स, तो उस तरह के मेटल्स को हम लोग कहते हैं हैवी मेटल्स। या क्योंकि डेंसिटी का मीनिंग ही क्या होता है, हैवीनेस, हैवीनेस, ठीक है। सो ऐसे मेटल जिनकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है उनको हम लोग कहते हैं हैवी मेटल्स, ठीक है। और इसके एग्जांपल अपने पास में जिंक, आयरन, ठीक है, ये अपने पास में कॉपर, दिस आर दी हैवी मेटल्स एग्जांपल्स। और भी हो सकते हैं, समझने के लिए इतना काफी है। जैसे कि इनकी रिएक्शन हम लोग देखते हैं, इनके सॉल्ट के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। हैवी मेटल सॉल्ट की बात की है ना हमने, यानी इसके सॉल्ट के साथ में रिएक्शन। तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में है जिंक सल्फेट, ठीक है, मेरे पास में जिंक सल्फेट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास में है आयरन सल्फेट और मेरे पास में है कॉपर सल्फेट। जैसे ये मैंने ले लिया इनके हेवी मेटल के सॉल्ट्स, क्लियर है इतनी बात। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। आप कोई भी ले सकते हो, इसमें क्लोराइड वाली भी ले सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि सल्फेट ही लेना जरूरी, बाकी समझाने के लिए आप इसकी रिएक्शन कर दिए। जैसे कि आपने इसकी रिएक्शन कर दी है NaOH के साथ में, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपने कर दी है NH4OH के साथ में, इसकी रिएक्शन आपने कर दी है KOH के साथ में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये वीक बेस होता है। क्या होता है, ये वीक बेस होता है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इसका नाम है जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट। और ये सभी जो कंडीशन है आपकी, क्या एक्वियस कंडीशन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक्वियस क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है, एक्वियस मीडियम में। दोनों कैसे आपके मेटल सॉल्ट, एक्वियस मीडियम में, क्लियर है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिंक सल्फेट है। इसका जो कलर रहता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान में रखिएगा, ग्रीन कलर रहता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा रहता है, ये होता है ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ये ब्लू कलर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो एक दूसरा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जो प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है, प्रोडक्ट बनने वाला है, उसका जो कलर है, ठीक है, वो आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया कॉपर क्लोराइड। क्या ले लिया, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। कॉपर क्लोराइड भी जो है ब्लू कलर का होता है, जो ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। सो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे इस रिएक्शंस में, ठीक है। सल्फेट बहुत हो गया था, हम एक दूसरा लेंगे। तो जिंक सल्फेट की रिएक्शन हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब इसका मेटल इसके आयन के साथ में, अनायन के साथ में, और ये मेटल इस सल्फेट के साथ में, मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा आपका Na2SO4 एक्वियस प्लस क्या बनेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड। और क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, एक प्रेसिपिटेट तैयार होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस तैयार होता है। तो भैया ये तो एक्वियस है, लेकिन ये क्या है, ये है आपको मिलेगा व्हाइट पीपीटी, मतलब व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस मिलेगा जो कि इनसॉल्युबल, अलग से आपको सेपरेट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर बन गया एक डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर रिएक्शन होगी, किस तरह की हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर देखिए आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये आपका बेस है। रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड ये बनेगा। और ये कैसा होता है, ये होता है सॉलिड, और इसका कलर कैसा होता है, इसका जो कलर होता है, ठीक है, इट इज रेड ब्राउन। सॉरी, इट इज अ ब्लैक पीपीटी, ब्लैक पीपीटी मतलब
ब्लैक कलर की आपको जो है प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपको अलग होता हुआ दिखाई देगा, और वो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड नाम है इस सब्सटेंस का, ठीक है, क्योंकि आयरन की जो वैलेंसी वहां पर +3 है इसलिए। और एक दूसरा सब्सटेंस क्या बनेगा यहाँ पर? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट NH4SO4, और NH4 कितने टाइम्स आएंगे यहाँ पे? 2 टाइम्स आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि NH4 की वैलेंसी होती है प्लस, सल्फेट की होती है नेगेटिव, इसलिए NH4 ट्वाइस। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहाँ पर बनेगा ट्वाइस KCl, ट्वाइस KCl, क्योंकि Cl 2 टाइम्स है इसलिए ट्वाइस KCl बनेगा, इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा 2 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा यहाँ पर? कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया 2 टाइम्स, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। और इसका जो कलर होता है इट इज ब्लू ग्रीन टाइप ऑफ, ठीक है, ब्लू ग्रीन टाइप अपने को दिखेगा ये। आई वाज सकते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है इसके प्रेसिपिटेट। क्लियर? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। दे आर आल्सो करोसिव इन नेचर, ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं ये भी कैसे होते हैं? करोसिव नेचर के होते हैं। क्लियर है? आई होप कि आप लोगों को जो है पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। सो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।